अच्छा, तो आज जो है फाइल हैंडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से समझिएगा। सिंपल है बहुत ज़्यादा, बस कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। देखें, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा सेव करना था वो दो तरीके से सेव होता है डेटा, जिसकी हमने पहले भी शायद बात की थी। दो तरह की मेमोरीज़ होती हैं, एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है वो मेमोरी सॉरी, या वो जगह जहाँ पर आपका डेटा क्या हो रहा है, टेम्पोरेरीली स्टोर होता है। वो जगह जहाँ पे आपका डेटा टेम्पोरेरीली स्टोर होता है वो क्या कहलाती है, आपकी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। और वो कौन सी होती है, रैम होती है। वो कौन सी मेमोरी होती है, आपकी रैम होती है। भाई रैम भी तो एक टाइप की मेमोरी है ना। तो वो मेमोरी आपकी क्या है, वो आपकी रैम है, जिसमें कुछ टाइम के लिए डेटा सेव होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वहाँ से डेटा रिमूव हो जाता है या डिस्कार्ड या ख़त्म कर दिया जाता है, डिलीट हो जाता है। सही है। लेकिन अगर आपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, तो परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें कहाँ पे डेटा को सेव करना होता है, हार्ड ड्राइव्स के अंदर या रोम के अंदर। ठीक है, एसएसडी हो सकती है, हार्ड ड्राइव हो सकती है आपकी, या कोई दूसरी फिजिकल ड्राइव हो सकती है। उसमें क्या करना होता है, डेटा को सेव करना होता है। सही है। अब इमेजिन करें कि मैंने नोटपैड ओपन किया। ठीक है, मैंने नोटपैड ओपन किया, इसमें कुछ लिखा। सही है, इसमें कुछ लिखा मैंने, और क्या हुआ, इसको मैंने अगर सेव कर दिया, अगर मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने सेव कर दिया, सेव करके कोई नाम दे दिया, तो क्या होगा कि ये एक्चुअली जो फाइल है ना, ये क्रिएट होगी या सेव हो जाएगी किसके अंदर, मेरी हार्ड ड्राइव के अंदर, एसएसडी के अंदर या रोम के अंदर जाकर सेव हो जाएगी। मतलब ये क्या है, आपकी ये परमानेंटली स्टोर हो रही है। अनलेस हम इसको खुद डिलीट कर दें वो अलग बात है, लेकिन क्या है कि अगर मैं इस फाइल को बंद करके दोबारा से ओपन करूँगा ना, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। सही है। लेकिन अगर मैंने कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेट्स अभी मेरा गूगल क्रोम चल रहा है। ठीक है, मैंने इस पर कोई चीज़ ओपन करी हुई है, मतलब मैंने कोई गूगल की वेबसाइट खोली हुई है, कोई दूसरी वेबसाइट मैंने खोली हुई है यहाँ पे, या कुछ भी चीज़ मैंने ओपन करी हुई है। अगर मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने यहाँ से इसको सिरे से क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब जब मैं दोबारा क्रोम ओपन करूँगा तो मुझे बताएं कि क्या वो सॉरी, क्या वो सारे के सारे पेज जो मैंने खोले हुए थे दोबारा से खुलेंगे? नहीं खुलते। हाँ, एक कंडीशन में खुलते हैं। वो क्या होता है कि अगर अचानक शट डाउन हो जाए ना, तो नेक्स्ट टाइम जब ओपन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, इसमें लॉग्स मौजूद होते हैं कि भाई अचानक से कोई प्रॉब्लम की वजह से कंप्यूटर शट डाउन हुआ था, तो वो रिकमेंड करता था यहाँ पे रिस्टोर कर लो पेजेस को। लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, मतलब कोई चांस नहीं है कि हम क्या कर सकें, दोबारा से उसी चीज़ को ओपन कर सकें। तो कहने का मतलब ये कि जब भी हम किसी चीज़ को ओपन करते हैं ना, वो आपकी जो चीज़ ओपन हो रही है, जो भी एप्लीकेशन ओपन हो रही है, वो फॉर द टाइम बीइंग रैम में लोड होती है। पहले रैम में लोड होती है, फिर हमें क्या होती है, वो शो हो रही होती है। सही है। तो बात क्या कर रहे थे कि भाई हमने फाइल हैंडल्स करनी है, मतलब हमने अपना जो डेटा है ना, हमने क्या करना है, उस डेटा को किसी एक्चुअल फाइल में सेव करना है। सही है, फाइल में सेव करना है। अब लेट से एक छोटी सी एग्जांपल समझें। मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल बनाया नम, और मैंने उसमें 20 स्टोर कर दिया। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मैंने नीचे जाके बोला कि क्या करो, मुझे नम की वैल्यू प्रिंट कर दो। सही है, अभी ज़रा चल पड़े, मैं बताता हूँ। अभी मैंने बोला नम को प्रिंट कर दो। सही है, नम जिससे मुझे वैल्यू दिखा दी। नम के अंदर एक हमने डेटा सेव कर दिया, नंबर सेव कर दिया 20। सही। अब अगेन उसी बात को मैं रिपीट करता हूँ कि अगर मैंने क्रोम बंद कर दिया, ठीक है, मैंने क्रोम बंद किया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअली मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, गूगल का सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, मतलब गूगल का कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ। और गूगल की जो भी रैम है उसके अंदर हमारा 20 जाके सेव हो गया है नम के अंदर। चूँकि देखें अभी जो हम रन टाइम पे जो भी काम कर रहे होते हैं ये रैम में चल रहे होते हैं। सही है। तो क्या हुआ, रैम में जाके उसने किसी जगह पे 20 को स्टोर कर दिया और नम के अंदर मतलब उसका रेफरेंस डाल दिया। ठीक है, अब होगा क्या, मैंने इसको बंद कर दिया, दोबारा से ओपन किया और डायरेक्ट अगर मैं नम को प्रिंट करूँ तो क्या मैं इसका डेटा एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकूँगा। क्यों? चूँकि मेरे इसको शट डाउन करने पे, इसको क्लोज करने पे क्या होगा, वहाँ गूगल के कंप्यूटर में, या अगर जैसे हम वीएस कोड पे भी काम करें तो क्या होगा, हमारी जो रैम है ना उससे ये चीज़ ऑपरेशन किक आउट हो जाता है, मतलब ये डिलीट हो जाता है, ऑपरेशन रिमूव हो जाता है वहाँ से जाकर। सही। तो क्या होगा, अब जब वो डेटा वहाँ से निकल गया, रैम में से जब वो डेटा निकल गया, तो जब मैं इसको दोबारा से रैम में लोड करूँगा तो इसको पता ही नहीं चलेगा। मैंने देखे ये वाला सेल रन नहीं किया दोबारा से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैंने ये सेल दोबारा रन नहीं करना, मैं डायरेक्ट इसको रन करने की बात कर रहा हूँ। सही है, मैंने क्रोम को शट डाउन किया, क्लोज किया, दोबारा से मैंने इसको ओपन किया क्रोम को, और मैंने सिर्फ इस लाइन को प्रिंट करना है डायरेक्ट, इसको प्रिंट नहीं, इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। सही है, तो मुझे क्या बताएगा
नेम एरर दे देगा कि नम इज़ नॉट डिफाइंड करके। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा रैम में सेव हुआ था, परमानेंट मेमोरी में जाकर सेव नहीं हुआ था। तो अगर हमें किसी चीज़ को परमानेंट मेमोरी में सेव करना है, किसी भी डेटा को, वो आपकी कोई इमेजेस से रिलेटेड डेटा हो सकता है, कोई आपकी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, या आपका कोई टेक्स्ट है, या आपका कोई नंबर है, या कोई डिक्शनरी है, लिस्ट है, कुछ भी डेटा है, अगर हमने उसको परमानेंटली स्टोर करना है तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? फाइल हैंडलिंग। मतलब हम फाइल के अंदर क्या करते हैं, एक प्रॉपर फाइल बनाते हैं और उसमें अपने डेटा को सेव करवाते हैं, लिखते हैं उसको और उसको कोई नाम देके सेव कर देते हैं फाइल को। ठीक है, तो ये टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब फाइल हैंडलिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं। किस तरह के कि हम फाइल के साथ दो तरह के ऑपरेशन करते हैं, इनपुट होता है या आउटपुट। मतलब हम या तो उस फाइल को ओपन करके कुछ अपना डेटा लिख रहे होंगे, ठीक है, इनपुट कर रहे हैं अपने डेटा को, सही है। और क्या करेंगे, दूसरा ऑपरेशन क्या होता है कि फ़ाइल को रीड करेंगे, मतलब फ़ाइल को, उसी फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है, और उससे डेटा को क्या कर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे डेटा को, या रीड कर रहे होंगे। तो आपका क्या है, ये आपका आउटपुट ऑपरेशन है। तो ये दो तरह के ऑपरेशन हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा जल्दी से समझिएगा कि आपकी जो फाइल हैंडलिंग है ना, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, फाइल हैंडलिंग, अभी हम टेक्स्ट फाइल्स पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट फाइल्स जो है ना, सिर्फ टेक्स्ट डेटा पर काम करती हैं। टेक्स्ट फाइल्स टेक्स्ट डेटा पर काम करती हैं, ठीक है। अभी टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं अभी हम देखते हैं। बस एक छोटा सा माइंड में रखें कि उसकी एक्सटेंशन क्या होने वाली है, .txt करके होगी उसकी एक्सटेंशन, टेक्स्ट .txt। जैसे हमने एक्सेल फाइल पे काम किया है ना हमने, जैसे मतलब आप लोगों ने किया होगा, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .xlsx, ठीक है। सिमिलरली गूगल नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है, .docx, डॉक्यूमेंट एक्स, ठीक है, एंड सो ऑन। हर फाइल की क्या होती है, एक अलग एक्सटेंशन होती है जिसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज की जाती है, सही है। तो हम अभी txt फाइल पर काम करेंगे। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर सिर्फ टेक्स्ट डेटा जा सकता है, सही है। अगर हम बात करें बाइनरी डेटा, ठीक है, बाइनरी डेटा की बात करें तो बाइनरी डेटा हमें कहाँ मिलेगा, हमें इमेजेस में मिलेगा, ऑडियोज़ में मिलेगा, वीडियोस में मिलेगा, ठीक है। और एग्जीक्यूटिबल फाइल्स, मतलब जैसे कोई जैसे होता है ना कि कोई गेम की फ़ाइल हमने डाउनलोड करी, उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो हाँ, तो वो सारी की सारी फाइल्स जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डेटा। उसमें किस तरह का डेटा मौजूद होता है, बाइनरी डेटा मौजूद होता है। ये बात समझ रहे हैं। वैसे तो हर चीज़ ही एंड में जाके कहाँ जा रही होती है, बाइनरी में कन्वर्ट हो रही होती है, सही है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे रखी हुई है कि जब भी हम बाइनरी फाइल्स की बात कर रहे हैं, फाइल्स की, डेटा की बात नहीं कर रहे, बाइनरी फाइल्स की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी फाइल्स के अंदर इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़ या एग्जीक्यूटिबल फाइल्स की बात कर रहे हैं। और अगर टेक्स्ट फाइल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास उसमें क्या होगा भाई, टेक्स्ट होगा, सिर्फ क्या होगा, टेक्स्ट होगा, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग बना के हमारे पास डेटा जा रहा होगा और स्ट्रिंग से ही हम, मतलब स्ट्रिंग फॉर्म से ही डेटा को निकाल रहे होंगे। मतलब जब डेटा वापसी निकालेंगे उन फाइल से तो हमें किस फॉर्मेट में मिलेगा, स्ट्रिंग में ही डेटा मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशन से आगे जाके। तो ये पॉइंट क्लियर है कि भाई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं इसके ऊपर, और टेक्स्ट फाइल्स को हम हैंडल करते हैं। अभी मतलब ये जो हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे इसको पहले टेक्स्ट फाइल्स से स्टार्ट करेंगे और बाइनरी डेटा क्या होता है। अच्छा, अब करना क्या होता है, हमें जब भी फाइल को हैंडल करना होता है ना, तो ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। फाइल को ओपन करना है सबसे पहले, दूसरा क्या करना है, रीड या राइट करना है, मतलब डेटा को या तो लिखना है उसके अंदर, फाइल के अंदर, या तो उससे डेटा को निकालना है। यही देखा ना हमने, 2 तरह के ऑपरेशन है फाइल पर, ठीक है। एडिट भी हो सकता है ऑफ कोर्स, राइट ही आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से एडिट वाला पार्ट है, ठीक है। अगर आप इसमें चाहें तो एडिट भी लिख सकते हैं आगे, ठीक है। तो लेकिन एडिट क्या है आपका, राइट का ही एक पार्ट है, ठीक है, ब्रॉडर सेंस में राइट का एक पार्ट है। और फिर क्या करेंगे, फाइल को हमें क्लोज करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ समझ लें कि फाइल को क्लोज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। फाइल को क्लोज करना इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारी फाइल बहुत बड़ी है साइज़ में, ठीक है, जीबीज़ में जा रही है वो, लेट से, सही, तो क्या होगा, हमारी रैम जो है सारी की सारी ऑक्यूपाई हो जाएगी। लेट से कि मेरे पास 8 GB की रैम है, किसी के कंप्यूटर में या लैपटॉप में सिर्फ 8 GB रैम है, और उसकी फ़ाइल तकरीबन 6 या 7 GB के अराउंड है, उसकी फ़ाइल का साइज़ 6 या 7 GB के अराउंड है। तो जैसे ही हम फाइल को ओपन करेंगे, अभी देखते हैं किस तरह ओपन करेंगे, जैसे हम फाइल को ओपन करेंगे तो इमेजिन करें कि कितनी सारी रैम का हिस्सा वो ऑक्यूपाई करने वाला है, सही है। अब इतना सारा अगर वो रैम का हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेगा तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर हम इसके अलावा कुछ और भी एप्लीकेशन ओपन करना चाह रहे हैं तो फिर हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा लेट करना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जब भी फाइल को ओपन करना है तो कोशिश ये करेंगे कि उसमें जैसे ही डेटा लिखें उसके बाद डेटा को लिखें या डेटा को रीड करें, फ़ौरन से क्या करें, फाइल को क्लोज़ कर दें। अगर हम फाइल को क्लोज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, फाइल आपकी रैम में
लोडेड रहती है, मतलब ओपन रहती है, वो खुद से बंद नहीं होती। हाँ, कुछ टाइम के बाद एक कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर साइंस में गार्बेज कलेक्टर का। कंप्यूटर का एक मैकेनिज्म होता है, वो क्या होता है, आता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर एक मैकेनिज्म है या एल्गोरिथम है, वो क्या करता है, आता है कुछ टाइम के बाद चेक करता है कि कौन कौन सी फाइल्स लास्ट मतलब कुछ टाइम से इनएक्टिव है, मतलब उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ हुआ, ना ही उसमें कुछ ओपन किया गया, ना ही उसको उसमें कोई उससे कुछ रीड किया गया, मतलब काफ़ी टाइम से वो इनएक्टिव पड़ी हुई है। तो गार्बेज कलेक्टर आता है, वो चीज़ आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या करता है, आके फिर उस फाइल को क्लोज़ करेगा। सही है, मतलब अब हो सकता है कि भाई वो 10 मिनट्स बाद आके उस फाइल को क्लोज़ करे, हो सकता है कि 1 घंटे बाद आके वो क्लोज़ करे। सही है, तो आपका जब तक कि पीसी क्या होता रहेगा, हैंग ही होता रहेगा। तो इससे अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि भाई हम खुद से ही उसको क्लोज़ कर दें। ठीक है, तो फाइल को ओपन करेंगे, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रीड करना है, राइट करना है, एडिट करना है किसी डेटा को, और फिर क्या कर देंगे, उसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा वो रैम से बाहर निकल जाए और हमारी परमानेंट मेमोरीज में जाकर सेव हो जाए। वोलेटाइल मेमोरी से निकल के कहाँ जाके सेव हो जाए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर, मतलब टेम्पोरेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जाकर सेव हो जाए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? सही है, तो पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। अच्छा, फाइल को ओपन, फाइल के साथ मतलब फाइल को हैंडल करने के दो तरीके, हम दोनों तरीके देखेंगे, लेकिन बाद वाला जो तरीका उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो वही यूज़ हो रहा होता है। तो पहला तरीका क्या होता है भाई, हम सबसे पहले तो फाइल पॉइंटर लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी इक्वल्स टू करके लिखेंगे ओपन फाइल नेम, और इसकी एक्सटेंशन लिखेंगे .txt, और यहाँ पे बताएंगे इसका मोड। सही है, फिर हम फाइल पॉइंटर का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, रीड करेंगे, या तो फाइल पॉइंटर का यूज़ करते हुए राइट करेंगे। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा, फाइल पॉइंटर का यूज़ करते हुए हम क्लोज कर देंगे फाइल को। सही है, सो पहली वही वाली बात कि भाई हमने क्या करना है, पहले स्टेप में फ़ाइल को ओपन करना है। ठीक है, ये बता दो मोड क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये फाइल पॉइंटर ना असल में हमारा एक तरह का वेरिएबल ही हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि हम इस फाइल पॉइंटर में कुछ डेटा स्टोर नहीं कर रहे, समझिएगा, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं वेरिएबल, लेकिन असल में ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल हमने क्या देखा था, वेरिएबल क्या होता है भाई, वो डेटा कंटेनर होता है, उसमें डेटा हम सेव कर सकते हैं। सही है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो फाइल नेम होगा ना, जो भी फाइल का नेम होगा, तो हम असल में उस फाइल को पॉइंट आउट कर रहे हैं इस लेफ्ट साइड वाली पार्ट की वजह से, जिसमें मैंने फाइल पॉइंटर बोला हुआ है। आप इसको भले अपना नाम दे दें, लेकिन फिर आपका नाम क्या होगा, आपका नाम एक ट्रीट कर रहा होगा कि भाई जब भी आपका नाम कॉल किया जाएगा तो मतलब वो किसी पर्टिकुलर फाइल के बारे में किसी पर्टिकुलर फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या किसी पर्टिकुलर फाइल को पॉइंट आउट कर रहा होगा कि भाई जब भी लेट से XYZ मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है, तो XYZ लेट से file1.txt को शो कर रहा है, ABC जो है वो file2.txt को शो कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो पॉइंटर असल में यहाँ पे इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि आपका ये एक रेफरेंस है किसका, उस फाइल का जिसके साथ अभी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो असल में डेटा यहाँ पर सेव नहीं हो रहा, ये जस्ट क्या कर रहा है, एक तरह का रेफरेंस स्टोर कर रहा है उस फाइल का जिसको हम ओपन या रीड करने वाले हैं, ओपन करके राइट या उसको रीड करने वाले हैं। ये बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक है। अच्छा, मोड, अब ये मोड जो है ना, ये मोड इंपॉर्टेंट है। हमारे पास काफ़ी सारे मोड्स होते हैं, फाइल हैंडलिंग में बहुत सारे मोड्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें से हम इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस करेंगे। मोड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हमारे पास मोड है पहला राइट मोड, ठीक है, एक राइट मोड है, एक हमारे पास है रीड मोड, एक होता है अपेंड मोड, ठीक है। अच्छा, राइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई, W का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? W लिखेंगे तो पाइथन समझ जाएगा, अच्छा भाई W मतलब राइट मोड में हम फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, तो हमारी राइट मोड में मतलब हमारी जो फाइल ओपन करेगा उसका मकसद क्या होगा कि हम उस फाइल में कुछ डेटा को लिख सकें। रीड नहीं कर सकते उस टाइम पे, अगर फाइल को राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो फाइल को रीड नहीं कर सकते उस टाइम पे, उसको हमें डेटा को लिखना ही होगा उस कंडीशन में, ठीक है। दूसरा क्या है, रीड मोड है, रीड मोड के लिए R का यूज़ करते हैं। अपेंड मोड है, अपेंड मोड के लिए हम A का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और भी मोड्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंबल से। हमारे पास एक R+ मोड होता है, इसके अलावा हमारे पास W+ मोड होता है,
और A+ मोड होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं गूगल पे आपको जाके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बहुत सारे मोड्स हैं, लेकिन हमने जो है ना मेनली इन तीनों के साथ चीज़ें हैंडल करनी है। अगर आपको तीनों समझ आ गई तो बाकी के सारे मोड्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, समझ मतलब आ जाएंगे कि किस तरीके से वो काम करते हैं। सिर्फ आपको ये तीन जो है वो मेन है, इनको समझ रहे हैं, सही है। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे मोड बताना होगा लाजमी, ठीक है, ताकि पाइथन को समझ आ सके, कंपाइलर को समझ आ सके कि भाई फाइल जो ओपन करना चाह रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसमें डेटा को लिखना या डेटा को उसमें से निकालना, सही है। तो या डेटा को फर्दर उसमें कुछ ऐड करना, अपेंड मोड मतलब ऐड करना, उसमें फर्दर डेटा को एडिशन करना, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जिस मोड में हमने फाइल को ओपन किया हुआ है उसी के हिसाब से हम नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर हमने मोड क्या रखा है भाई, W मोड रखा हुआ ऊपर, तो हमारे पास ऑफकोर्स डेटा को राइट करने का मेथड हमें चलाना पड़ेगा, मतलब ये लिखना पड़ेगा हमें फाइल पॉइंटर डॉट राइट, अभी जो भी हमारा डेटा होगा हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। और अगर हमने फाइल को ओपन किया है रीड मोड में, R मोड में ओपन किया हुआ है, तो हमारा कौन सा ऑपरेशन चलेगा, ये रीड वाला ऑपरेशन चलेगा, ठीक है। और जब हमारा एक काम कंप्लीट हो चुका होगा फिर हम क्या करेंगे, उस फाइल को क्लोज कर देंगे। ये तीन ऑपरेशन हैं। तो जल्दी से क्या क्या करना है भाई, फाइल ओपन करनी है, फाइल के अंदर रीड या राइट ऑपरेशन करना है और फाइल को क्लोज कर देना है। ये तीन स्टेप्स हैं हमारे पास फाइल हैंडलिंग के। भले आप किसी भी फाइल को हैंडल कर रहे हो, TXT फाइल हो, जेसन फाइल हो, भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, जेसन फाइल हो, CSV फाइल हो या कोई और किस्म की फाइल हो, ठीक है, हमेशा तीन स्टेप्स आपके फॉलो होंगे, सही है। यहाँ तक आगे बढ़ूँ। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम अब पहली फ़ाइल ओपन, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उस फाइल को हम सॉरी उस फाइल के अंदर हम कुछ डेटा लिखने की कोशिश करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, F लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मैं फाइल पॉइंटर क्या बना रहा हूँ, F बना रहा हूँ, सिर्फ सिंपल F, ABC कुछ भी बना सकते हैं, हमने बात की। और उसके बाद क्या लिखना होगा, मुझे ओपन लिखना होगा। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओपन आपका कीवर्ड है तो हमें ओपन का यूज़ करना है। मैंने लिखा ओपन और ब्रैकेट्स बनाऊंगा, मैं दे दूंगा फाइल का नाम, ठीक है। लेट से मैंने बोला file1.txt, सही है, कॉमा दिया और लेट से मैं रीड मोड यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे रीड मोड पास कर देता हूँ, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ भाई मेरी file1.txt को ओपन करो, किस मोड में, रीड मोड में ओपन करो। अच्छा, अब जब रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ तो मकसद क्या होगा, डेटा को रीड करना, डेटा राइट तो नहीं करूँगा मैं, रीड मोड में ओपन करना तो रीड ही करना होगा मुझे। तो क्या लिखूँगा मैं अब पता है क्या, अच्छा एक चीज़ आप समझिएगा, ये जो file1.txt है ना, इसका रेफरेंस या इसका क्या बोलना चाहिए कि इसको जो पॉइंट आउट कर रहा है वो कौन पॉइंट आउट कर रहा है, ये F पॉइंट आउट कर रहा है, सही है। तो F एक्चुअली एक तरह का वेरिएबल नहीं है, मतलब F वेरिएबल नहीं है, ये जस्ट क्या है, रेफरेंस होल्डर है, ये एक पॉइंटर है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि क्या करो भाई, F का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ताकि पाइथन खुद समझ जाए कि भाई जब भी मैं F लिख रहा हूँ ना तो किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं, file1.txt की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं, सही है। मैं बोलता हूँ F.read, रीड करो डेटा को, ठीक है। और हाथ के हाथ उसको प्रिंट भी कर दो, मैंने यहाँ पे प्रिंट भी लिख दिया, ठीक है। और सॉरी मैंने उस फाइल को क्लोज कर दिया F.close करके, सही है। यहाँ तक सही है, मसला तो नहीं है। अब बताएं ये चलेगा या एरर देगा, चलेगा, खाली है जी, फाइल टेक्स्ट वाली खाली है, हाँ तो चलेगा या एरर आएगा, चलेगा। हाँ भाई और कोई, अब देखें मसला पता ही क्या है, देखें बात यह है कि अगर मैं आपको ये फोल्डर दिखाऊं, अभी हम VS कोड पे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं आपको इसका बता रहा हूँ, अगर आप जैसे VS कोड पे काम कर रहे होंगे ना तो आप लोग अपने पास देख सकते हैं उस तरीके से। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, फोल्डर का आइकन है, मैंने फोल्डर पे क्लिक किया तो मुझे बताएं यहाँ पे कोई file1.txt है, हमारी करंट डायरेक्टरी या करंट फोल्डर के अंदर file1.txt एक मौजूद ही नहीं है। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ भाई, file1.txt को ओपन करो किसमें, रीड मोड में। अब ये रीड मोड का एक मसला होता है, रीड मोड का मसला ये है कि भाई अगर फाइल एग्जिस्ट होगी ना, फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो जभी तो वो रीड मोड में ओपन कर सकेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती ना तो खुद से क्रिएट नहीं करता, ये इसका मसला है, ठीक है। तो आई थिंक R+ मोड होता है, R+ मोड होता है जो कि अगर आप फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हैं ना और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो खुद से क्रिएट भी कर देगा वो, लेकिन आपका R+ मोड होता है, ठीक है। खैर अभी हमने क्या यूज़ किया, R मोड यूज़ किया। तो देखें ज़रा एरर क्या देगा, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, मैंने इसको ज़रा एग्जीक्यूट किया तो मुझे दिखाएगा कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कि भाई file1.txt करके ना तो कोई डायरेक्टरी है ना ही कोई फाइल मौजूद है, समझ रहे हैं एरर।
तो ये क्या है, मतलब आर मोड की एक तरह से लिमिटेशन है कि भाई अगर फाइल उसको नहीं मिलती एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी के अंदर, मतलब करंट फोल्डर के अंदर, तो वो एरर दे देगा। सही है यहाँ तक? तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा भाई, अगर हमें फाइल को ओपन करना है तो सबसे पहले अगर वो फाइल मौजूद नहीं है तो किस मोड में ओपन करेंगे, डब्ल्यू मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा अब चेंज करता हूँ, मैं इसको आर की जगह क्या कर देता हूँ, डब्ल्यू कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे अब चूँकि राइट मोड है ना मेरा, तो राइट मोड का मतलब क्या है भाई, मैं कुछ डेटा फाइल के अंदर लिख दूँ। सही है, तो क्या करूँगा, सिंपल ऐसा सेंटेक्स है, मैं लिखूँगा एफ डॉट राइट, राइट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिख दूँगा, लेट से दिस इज़ फाइल हैंडलिंग टॉपिक। सही है, मैंने ये मैसेज लिख दिया। अच्छा, सिंस आपका ये मैसेज क्या है भाई, स्ट्रिंग है ना या टेक्स्ट है, तो ऑफ कोर्स सिंगल या डबल कोट में आएगा। अगर मैंने सिंगल या डबल कोट हटा दिए तो क्या दे देगा ये मुझे, एरर दे देगा ये। सही है, देख रहे हैं अंडरलाइन से लिखा रही, मतलब वो एरर दे देगा। तो हमें सिंगल या डबल कोट में लास्ट भी लिखना होता है अपने टेक्स्ट को। सही है, और बस मैंने ये चीज़ लिखी, इस लाइन की मदद से बस एक सिंपल सा मैसेज लिख दिया अपनी फाइल के अंदर। मैंने बोला इसको बंद कर दो। ठीक है, 3 स्टेप पूरे हो रहे हैं हमारे। फाइल को ओपन किया, फाइल में डेटा को रीड या राइट किया, अभी चूँकि हम राइट का मोड यूज़ करें तो राइट किया हमने, और फाइल को हमने क्लोज कर दिया। सही है, अब ज़रा देखिएगा, अभी तक मेरे पास करंट डायरेक्टरी में यहाँ पर कोई फाइल मौजूद नहीं है। तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एग्जीक्यूट करने के बाद अच्छा नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, आ गई फाइल 1.txt यहाँ पे बन के। सही है, इसको ओपन करते हैं और ज़रा देखें कि क्या हुआ, जो मेरा मैसेज था वो यहाँ पर आ गया। सही है, तो अब ये जो फाइल एक्चुअली बन रही है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ, और अगर आप लोग VS कोड में काम कर रहे हैं तो आपके पास ये क्या है, आपके पास ये जो फाइल क्रिएट हुई है आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हुई है जाकर। समझ रहे हैं, ये उस टाइम पे रैम पे सेव नहीं हुई। अब आपने जब फाइल क्रिएट कर ली तो कहाँ पे डेटा सेव हो रहा है, आपका परमानेंट मेमोरी में सेव हो रहा है। सही है, ये कोलैब में ये तो उसके गूगल के सर्वर पे यूज़ हो रहा है, मतलब सेव हो रहा है, लेकिन गूगल के सर्वर पे कहाँ पे हो रहा है, ये रोम में हो रहा है, परमानेंट मेमोरी में सेव हो रहा है। लेकिन सिंस अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे ना, अपने सेशन को डिस्कनेक्ट कर देंगे जाके, कहाँ से होता है, यहीं से कहीं से होता है मेरे ख्याल में। ठीक है, या जैसे मैंने इसको क्रोम को बंद कर दिया तो क्या होगा, गूगल ना कुछ टाइम के बाद इस फाइल को डिलीट कर देता है। गूगल क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद इस फाइल को डिलीट कर देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, खुद डाउनलोड कर देते हैं अपने पास, अगर हम गूगल कोलैब पे काम कर रहे हैं। वरना अगर आपने इसको VS कोड में रन किया ना तो आपके पास ये परमानेंट डेटा सेव हो चुका है, परमानेंट फाइल आपकी बन चुकी है। तो पहले बताएं, ये चीज़ क्लियर हो रही है। सिंपल सी चीज़ थी कि हमने किस तरीके से फाइल को ओपन किया, उसमें कुछ डेटा को लिखा, ठीक है, और उसको क्लोज कर दिया। सिंपल सा ऑपरेशन है, कोई मसला, आगे बढ़ूँ। अच्छा, अब एक दूसरा पॉइंट है कि लेट से अभी तो हमने क्या किया, अभी तो हमने एक सिंपल सा मैसेज लिख दिया फाइल के अंदर, एक ही लाइन लिखी। अब अगर मुझे एक से ज़्यादा लाइन्स लिखनी है, अगर मुझे अपनी फाइल के अंदर एक से ज़्यादा लाइन्स लिखनी है तो क्या करूँगा मैं। अब इसके डिफरेंट तरीके, हम दो तरीके एक्चुअली, हम दोनों तरीक़ों को देखते हैं। देखें ज़रा क्या होगा। मैं अगेन इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं इस मैसेज को थोड़ा सा डिफरेंट रिफ्रेश कर देता हूँ। लेट्स मैं इसको बोलता हूँ दिस इज़ अच्छा, ये जो मेरा मैसेज है ये क्या, ये एक लाइन पे जाएगा। अगर मैं इसी को दोबारा से लिख दूँ, मैं यहाँ पे मैसेज डिफरेंट कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज़ लाइन नंबर 2। सही है, मैंने दोबारा से राइट का यूज़ किया भाई, क्योंकि हम तो राइट मेथड यूज़ कर रहे हैं ना डेटा को लिखने के लिए। तो अगर मुझे एक से ज़्यादा लाइन्स पे डेटा लिखना है तो क्या ख्याल है, मैं एक से ज़्यादा राइट मेथड यूज़ नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल। तो इससे क्या होगा मेरा, इससे मेरे पास एक से ज़्यादा लाइन पे डेटा आना चाहिए टेक्निकली। सही है, ऐसे ही है ना। लेकिन ज़रा इसका आउटपुट देखिएगा, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, मैं जाता हूँ फोल्डर पे और मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो डेटा ज़रा देखिएगा कहाँ पे मिलता है हमें। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ज़रा देखें क्या हो रहा है भाई। डेटा तो अभी भी एक ही लाइन पर आ रहा है, ये क्या चक्कर है। डेटा तो अभी भी सारा, मतलब दोनों लाइन्स का डेटा, दोनों राइट मेथड्स का डेटा एक ही लाइन पर आ गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है सर, इसको ज़रा जल्दी से समझें। देखिए हुआ क्या, हमने जब ये वाली लाइन लिखी ना,
वी आर स्टडिंग फाइल हैंडलिंग टॉपिक। तो क्या हुआ, कंपाइलर ने हमारी इस फाइल के अंदर इतना सेंटेंस लिख दिया, ये पूरा इतना सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं कि इतना पूरा सेंटेंस लिखने के बाद कर्सर कहाँ पर मौजूद होगा, इसी के बाद डॉट के फुल स्टॉप के फ़ौरन से बाद खड़ा हुआ होगा, यहीं पर बिलिंग कर रहा होगा, सही है। तो उसको जब नेक्स्ट स्टेटमेंट मिली कि दिस इज़ लाइन नंबर 2, तो इसने इसी जगह पे रहते हुए आगे हमारे टेक्स्ट को कंप्लीट कर दिया। समझ पा रहे हैं बात को? तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम 2 लाइन्स पे डेटा नहीं लिख पा रहे हैं, तो क्या इसका सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है, हाँ एग्जैक्टली, स्केपिंग कैरेक्टर्स हमने देखे थे कि बैकस्लैश एन हम यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए कर्सर को, ठीक है। और आपके जो प्रिंट फंक्शन हो गया, प्रिंट फंक्शन हमने शुरू में देखा था, इसके अलावा ये राइट मेथड हो गया। अभी हम एक और भी देखेंगे, रीड लाइन्स के अंदर भी क्या होता है हमारा जो मतलब ये जो मेथड्स या फंक्शंस है ना, ये सारे के सारे स्मार्ट इनफ होते हैं, मतलब ये समझ जाते हैं कि हमने बैकस्लैश एन करके इनको क्या बोलना चाहा है, सही है। तो अगर मैं बैकस्लैश एन यहाँ लगा दूँ, ठीक है, कि भाई जैसे ही लाइन का फुल स्टॉप आए ना, क्या करो, कर्सर को एंड से उठा के कहाँ करो, नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में ले आओ, ठीक है। तो या तो मैं बैकस्लैश एन को यहाँ लिख दूँ, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं आऊँ और सेकेंड लाइन के स्टार्ट में लिख दूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? बात एक ही होगी, दोनों ही तरीके से आपके पास कर्सर सेकंड लाइन पर चला जाएगा और हमारे नेक्स्ट मैसेज को सेकंड लाइन पर लिख देगा, सही है। तो क्या करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं, दोबारा से इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, फाइल को फोल्डर ओपन करता हूँ और फोल्डर ओपन करके दोबारा से file.txt ओपन करते हैं। तो देखें मरतबा क्या हुआ, हमारे पास जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर अलग अलग लाइन्स पर आ गया। तो पॉइंट का समझाने का है कि भाई अगर आपने अलग अलग लाइन्स को हैंडल करना है तो आपको वो खुद उसको गाइड करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से यहाँ पर रुकने के बाद या यहाँ पे खड़े होने के बाद तुम कहाँ जाओ, अगली लाइन पे जाओ। या अगर आपने 4 स्पेसिस देनी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बैकस्लैश टी देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? अगर आपने 2 लाइन्स छुटवानी है तो क्या करना होगा, जैसे आप चाह रहे हैं भाई ये टेक्स्ट यहाँ नहीं आए, ये लाइन नंबर 3 पर आए, ये कहाँ पर आए, लाइन नंबर 3 पर आए, तो क्या करना होगा उसके लिए हमें कोई बताएगा? क्वेश्चन समझे कि क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास पहली लाइन पे ये डेटा मौजूद है, ये टेक्स्ट मौजूद है, सेकंड लाइन पे ये टेक्स्ट मौजूद है। आप चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट सेकंड लाइन पर ना आए, कहाँ पर आइए, थर्ड लाइन पर आए, तो किस तरीके से कर सकते हैं हम? एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे बैकस्लैश एन दोबारा से यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो समझ जाइए कि अच्छा भाई मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं एक लाइन का स्पेस दे के, मतलब एक लाइन पूरी एम्प्टी छोड़ के उसके अगली लाइन पर अपने डेटा को लिख दूँ। समझ रहे हैं बात को? मसला तो नहीं है? आगे बढ़ूँ? अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया मल्टीपल लाइंस को लिखने का, सही है। अब आपने जैसे थर्ड लाइन लिखी तो आप क्या करेंगे, दोबारा से इसी तरीके से एक और राइट मेथड यूज़ कर लेंगे और लेट से इसको हम बोलते हैं लाइन नंबर 3, ठीक है, और हम इसको सिंगल लाइन पर रख देते हैं, सही है। तो मतलब जितनी हम राइट मेथड्स बार बार यूज़ करते जाएंगे, क्या हो सकता है हमारे पास, बिल्कुल। तो ये देखें, ये वाली लाइन तो हमारे पास मतलब एम्प्टी होना बनती है ना, क्योंकि हमने डबल बैकस्लैश एन लगाया हुआ है और हमने इसको सिंगल बैकस्लैश एन लगाया था, तो यहाँ पे सिंगल बैकस्लैश एन से डेटा, मतलब एक लाइन का डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखें दूसरा तरीका, अगर मैं एक ही राइट मेथड का यूज़ करूँ, अगर मैं एक ही राइट मेथड का यूज़ करूँ तो क्या ख्याल है, एक राइट मेथड की मदद से क्या मैं मल्टीपल लाइन्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर लेट से मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं ये सारे मैसेज उठाकर क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने किया इसको कट और मैं आ गया यहीं पर ही, सही है। और सिमिलरली मैंने इसको यहाँ से उठाया और इसको मैंने अगेन इसके आगे मैंने इस तरीके से लिख दिया। इस पर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फुल स्टॉप के फ़ौरन से बाद कहाँ जाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। हर सेंटेंस चाह रहे हैं एक अलग अलग लाइन पर आए, तो ये भी पॉसिबल है, समझ रहे हैं। इसको मैंने हटा दिया, मैं इसको बोलता हूँ file2.txt करके, इसको नाम देता हूँ file2.txt, ठीक है। क्या file2 के अंदर मेरा डेटा को लिखवा दो। एग्जीक्यूट किया, ज़रा देखें file2 क्रिएट हो चुकी होगी, file2 आ गई है, इसको ओपन करते हैं चल भाई आ गई, सही है भाई। तो एक तरीका ये हो सकता है एक ही राइट मेथड का यूज़ करते हुए। एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, वो तरीका आपके पास
वो तरीका ये होता है कि लेट्स से कि हमने ना एक लिस्ट बनाई हुई है, हमारे पास जितना भी डेटा है ना, जितना भी डेटा है उसको हमने किस में रखा हुआ है, लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ यहाँ पर लाइंस करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, लाइंस का वेरिएबल बनाता हूँ, इक्वल्स टू करके लिस्ट बनाता हूँ, और मेरे पास ये जो सारे मैसेजेस है ना, इसको मैं उठा के लिस्ट के अंदर रख देता हूँ अलग अलग करके। तो लेट्स से मैंने एक मैसेज यहाँ पे लिख दिया कि वी आर स्टडिंग फाइल हैंडलिंग टॉपिक, कोमा लगाया। नेक्स्ट मैसेज को मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैसेज को मैंने, इसको हटा देता हूँ मैं फ़िलहाल, मैंने लिस्ट का सेकंड आइटम बना दिया, और थर्ड मैसेज को मैंने लिस्ट का एक और आइटम बना दिया, सही है। अच्छा, अब एक बात समझिएगा ज़रा, अगर आपने किसी आइटरेबल में, किसी लिस्ट में या किसी टपल में अपने डेटा को रखा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि उस लिस्ट से या टपल से डेटा उठे और आपकी फाइल में चला जाए, तो हमारे पास मेथड अब चेंज होता है, ठीक है। वो मेथड क्या होता है हमारा एक मेथड होता है राइट लाइंस, ठीक है। राइट लाइंस का मेथड होता है जो कि क्या बताएगा, क्या बोला, राइट अ लिस्ट ऑफ लाइंस टू स्ट्रीम, मतलब टू द फाइल, स्ट्रीम मतलब फाइल, कि आपने अगर एक से ज़्यादा लाइंस लिखनी है तो आप क्या करें, लिस्ट ऑफ लाइंस बना दें, जिस तरह भी हमने काम किया हुआ है, या टपल ऑफ लाइंस भी बना सकते हैं, टपल के अंदर भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं, और इसको क्या करेंगे हम रीड लाइन के अंदर पास कर देंगे। तो अगर मैं लाइंस को इस तरह से लिखता हूँ, सही है, तो क्या होगा, मेरा डेटा अगेन फाइल के अंदर चला जाएगा, सही है यहाँ तक। लेकिन आप ज़रा मुझे बताएंगे इसका आउटपुट, कि जब मैं इस फाइल को क्रिएट करके ओपन करूँगा तो मुझे सारा डेटा कहाँ पर मिलेगा, अलग अलग लाइंस पे या एक ही लाइंस पे? अलग अलग सोचें फिर से, एक ही लाइन पे मिलना चाहिए। क्यों? देखिए बात समझे, हमने कहा था कि अगर हमने लाइंस को अलग अलग, मतलब अलग अलग लाइंस पे डेटा लिखवाना है ना, तो हमें इसको खुद हैंडल करना पड़ेगा। ये जो मेथड्स है ना, भले राइट लाइंस हो, या आगे देखेंगे रीड या रीड लाइंस हो, वो खुद से अलग लाइन पे डेटा को नहीं भेजते या खुद से अलग से डेटा को लाइन पे नहीं दिखाते। हमें बताना पड़ता है उनको कि भाई तुम इस डेटा को यहाँ रखो, इस डेटा को यहाँ रखो। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो एक मरतबा इसको एग्जीक्यूट करते ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ सके। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और फाइल 2 में, चले हमने फाइल 2 में लिख दिया डेटा को। मैं फाइल 2 में जाता हूँ, फाइल 2 ओपन करता हूँ, तो जरा देखें। चलो भाई, देख रहे हैं क्या हो रहा है? अभी भी एक ही लाइन पर सारा डेटा आ रहा है। क्यों? क्योंकि असल में हमने उसको गाइड ही नहीं किया था कि भाई तुमने किस लाइन को कहाँ पर लिखना है। तो क्या ख्याल है, अब अगर मैं आकर यहाँ पर बैकस्लैश n यूज़ करूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर बैकस्लैश n लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? यहाँ पर फर्स्ट लाइन पर बैकस्लैश n का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं। क्यों? स्पेस देने के बाद दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे। हाँ, पहली लाइन को ही एम्प्टी छोड़ देगा। हाँ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि पहली लाइन को एम्प्टी छोड़ दो और डेटा सेकंड लाइन से लिखना स्टार्ट करो, फिर तो सही है वाली बात, सही है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि भाई पहली लाइन पर डेटा रहे, हर लाइन अलग अलग लाइन पर है, बस हमारी ये रिक्वायरमेंट है, सही है। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ नहीं लिखूँगा, बल्कि क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा सेकेंड लाइन के स्टार्ट में, सही है। अच्छा, मैंने एक काम किया, मैंने इसको कर दिया T। मैंने बोला कि भाई इसको तो तुम क्या करो, अलग लाइन पर भेज दो, इस लाइन को कहाँ लिखो, नेक्स्ट लाइन पर लिखवाओ। लेकिन इसके बाद जो थर्ड लाइन है इसको क्या करो, एक 4 स्पेसिस दो, ठीक है। तो ज़रा इमेजिन कर रहे हैं माइंड में कि कहाँ पर मुझे ये दोनों लाइन्स मिलने वाली हैं, लास्ट की 2 लाइन्स कहाँ मिलने वाली हैं? कौन सी? 6 नंबर? नहीं ना, 6 नंबर कहाँ से है? 4 स्पेस, 4 लाइन्स नहीं, 4 से मतलब 1 2 3 4। जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ना, 1 2 3 4 इस तरीके से होता है, ठीक है। बैकस्लैश T का मतलब ये होता है 4 स्पेसिस दे दो, ठीक है। तो भाई कहाँ आएंगे, जल्दी से बताएं। हाँ एग्जैक्टली, ये जो दोनों लाइन्स हैं, ये जो पूरा मतलब टेक्स्ट है मेरा यहाँ से यहाँ तक का, ये सेकंड लाइन में ही आएगा। लेकिन सेकंड लाइन पे किस तरह से आएगा कि आपके पास पहले ये दिस इज लाइन नंबर 2 फुल स्टॉप पूरा एक साथ आ गया, फिर कुछ स्पेसेस आपको दिखेंगे और फिर आपको लाइन नंबर 3 मिल जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसको हम सेव करते हैं फाइल नंबर 3 के अंदर। मैंने फाइल 3 बनाई और मैंने इसके अंदर डेटा को सेव करवा दिया। ज़रा चलते हैं फाइल की तरफ, फाइल को देखते हैं। तो
अच्छा भाई, ये तरह देख रहे हैं, ये आपको क्या मिला हुआ है, यहाँ पे एक स्पेस मिला हुआ है। अब आप बोलेंगे भाई हमने तो टैब लगाया था, हमने तो क्या किया था, बैकस्लैश टी का यूज़ किया था, तो इसकी मदद से हमें कितने मिलने चाहिए थे, 4 स्पेस दिखने चाहिए थे, लेकिन ये तो हमें एक ही दिखा रहा है। असल में मसला ये है कि इसमें ना कंपाइलर के अंदर कुछ ग्लिच हैं। मैं आपको डायरेक्ट ना ये फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, और लेट्स से हम इसको कहाँ डालें, डाउनलोड्स में लिख लेते हैं, और सेव करता हूँ इसको। हम चलते हैं फाइल्स में, डाउनलोड्स में, और फाइल 3 ज़रा देखें, मिल रहे हैं पूरे स्पेसिस हमें। तो असल में वो शो करते हुए ना थोड़ा सा मसला उसमें दिखा रहा है। लास्ट टाइम मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था तो जब ये मसला दिखा रहा था, सही है। तो ये क्या है भाई, प्रॉपर अगर हमने जो कमांड दी है ना उसी के हिसाब से एग्जीक्यूशन करेगा, सही है। दिखा कुछ रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो जो हमने चीज़ें लिखी हैं बिल्कुल उसी लिहाज से क्या होगा, सारा ये कोड एग्जीक्यूट कर रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? सॉरी। तो ये चीज़ क्लियर है, मतलब एक से ज़्यादा लाइन पे डेटा लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से हमने 3 देख लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ूँ? अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि अभी तक जो हमने काम किया इसमें आप लोगों ने कुछ चीज़ नोट करी? अभी तक जो हमने काम किया उसमें कुछ चीज़ नोट करी? चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। मैं ऊपर से आता हूँ, मैंने कहा भाई फाइल 1 के अंदर मेरा ये डेटा लिख दो। फाइल 1 में क्या करूँ, मेरा ये डेटा लिख दो। उसने दिखा दिया था, माइंड में थोड़ा सा रिकॉल करें, उसने यही एक लाइन लिख के दिखा दी थी हमारी फाइल के अंदर। चलो भाई यहाँ तक तो बात सही है। फिर मैंने बोला कि भाई अब की मर्तबा फाइल 1 के अंदर हमारी इन 3 लाइन्स को लिखो, और किस किस तरीके से लिखो हमने इसको गाइड कर दिया था। तो उसने हमें इन्हीं लिहाज से इसी गिवन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उन तीनों लाइन्स को दिखा दिया था, ठीक है। मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ एक मरतबा, आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या इसमें चेंज आ रहा है, गौर से देखिएगा, ठीक है। मैंने इसको रन किया, ठीक है, फाइल 1 को। अब ज़रा देखें, फाइल 1 पे चलते हैं। फाइल 1 में क्या डेटा, हाँ एग्जैक्टली, बाकी ज़रा इसको नोट करें कि क्या हो रहा है। देखें, मैंने फाइल 1 के अंदर डेटा लिखा, ये आपको लाइन मिल गई, दिस इज़ फाइल हैंडलिंग टॉपिक, ठीक है, ये वाली लाइन आ गई, सही। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से इसी फाइल को राइट मोड में ओपन किया और मैंने डेटा को चेंज कर दिया। अब की मरतबा क्या लिख रहा हूँ, वी आर स्टडिंग फाइल हैंडलिंग टॉपिक और बला बला, मतलब आगे जाके और लाइन्स लिख दी। और किस में लिखवा रहा हूँ मैं, उसी फाइल में लिखवा रहा हूँ, फाइल 1 के अंदर। एग्जीक्यूट किया, दोबारा से फाइल 1 को ओपन करूँगा तो ज़रा देखें क्या हो रहा है कि इसने तमाम लाइन्स का डेटा या तमाम लाइन्स का जो मैसेज है वो चेंज कर दिया। हालांकि इसको क्या करना चाहिए था, राइट करता और एडिट करता। हाँ, मतलब जो हमारा पहली वाली लाइन थी उसको इसको रखना चाहिए था। मेरी बात समझ रहे हैं? देखें, पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, दिस इज, ये मैसेज मिला था ना हमें पहले मरतबा, दिस इज फाइल हैंडलिंग टॉपिक, पहली लाइन पे ये मैसेज मिला था, लेकिन अब वो मैसेज पहली लाइन पर मौजूद नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है समझाने का? तो राइट मोड की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है भाई, कि अगर हम राइट मोड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, राइट मोड को यूज़ कर रहे हैं, तो राइट मोड पता है किस तरह काम करता है, जरा समझिएगा। राइट मोड की लिमिटेशन समझिए ज़रा जल्दी से। होता क्या है, जब भी हम किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं ना, तो कंपाइलर क्या करता है, पहले तो चेक करता है कि भाई क्या सेम नाम की फ़ाइल मौजूद है। अगर उसको सेम नेम की फ़ाइल मिल जाती है तो क्या करता है, उसको दोबारा से ओपन करता है और जो भी डेटा होता है सब कुछ डिलीट कर देता है वो, सही है। और फिर न्यू डेटा हमारा क्या करता है, जाकर लिख रहा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये एक सिनेरियो है। अगर उसको फाइल मिल जाती है तो हमने क्या कहा, उसको दोबारा से ओपन करेगा, लेकिन क्या होगा, पुराना वाला डेटा सारा का सारा डिलीट कर देगा वो। अच्छा, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि लेट से वो फाइल मौजूद नहीं है। लेट से मैंने यहाँ पे फाइल 4 पे अभी तक काम नहीं किया, मैंने फाइल 3 तक काम किया है, मैंने फाइल 4 लिख दिया। तो फाइल 4 क्योंकि हमारे पास करंट डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है, तो राइट मोड क्या करता है, उस फाइल को खुद से क्रिएट कर देता है। रीड मोड नहीं कर पा रहा था ये वाला काम। यही बात समझ रहे हैं? हमने जब फाइल 1 को पहले ही रीड मोड में ओपन किया था, देखें ज़रा, ये रहा एरर भी आपके सामने मौजूद है। तो उसने एरर दे दिया था। वो क्या बोला था भाई कि कोई भी फाइल इस तरह की मौजूद ही नहीं है मेरे पास, मैं किस तरह उसको रीड मोड में ओपन करूँ।
सही है, मतलब ये न्यू फाइल क्रिएट नहीं कर पा रहा था, लेकिन राइट मोड आपकी न्यू फाइल क्रिएट कर सकता है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपन तो कर देगा, लेकिन पुराना डेटा डिलीट और न्यू डेटा को उसमें जाकर लिख देगा। समझ रहे हैं जी? ये जो राइट मोड है, ये इसके लिए फिर हर दफा नई फाइल बनानी पड़ेगी? नहीं, अब हम इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या है। ठीक है, पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया कि राइट मोड की एक लिमिटेशन है। तो मैंने ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कि भाई अगर फाइल इज़ ऑलरेडी देयर विद द सेम नेम, अगर हम उसी फाइल को राइट मोड में ओपन कर रहे हैं जो जिस पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जिस पर हमने डेटा को लिख दिया है, तो मतलब अगर हम उसको दोबारा से राइट मोड में ओपन करें ना, हम अपना लॉस खुद कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से कि हमने कोई बहुत सारा डेटा लिख दिया, ठीक है, लेट्स से कि हमने कोई स्क्रैपिंग करी या हमने कहीं से डेटा लाए और हमने बहुत बड़ा डेटा लिख दिया अपनी फाइल के अंदर, लेट्स से 2 GB 3 GB इतना बड़ा हमने डेटा फाइल के अंदर लिख दिया। अब अगर हम उसी फाइल को क्लोज करने के बाद दोबारा से राइट मोड में ओपन कर देंगे तो मसला क्या होगा भाई, हमारा पुराना डेटा जाने वाला है, डिलीट होने वाला है, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक लिमिटेशन है किसकी, राइट मोड की, डब्ल्यू मोड की एक लिमिटेशन है। सही है, तो इसका हल क्या है? इसका हल हमारे पास मौजूद है, सॉरी W+ में भी हो सकता हो, लेकिन असल जो इसका सोल्यूशन है वो अपेंड मोड है। क्या मोड है? अपेंड मोड। अपेंड मोड को थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल करें, हमने लिस्ट पे पढ़ा था। लिस्ट में किस तरह काम करता था ये? अपेंड का एक्चुअली एक मेथड होता था वहाँ पर, जो क्या करता था, हम उसको डेटा देते थे और डेटा उठाता था, हमारे डेटा को उठा के हमारी लिस्ट में जाकर एंड में ऐड करता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ ऐड करता था? एंड में जाके उस डेटा को ऐड कर दिया करता था, या उसको मतलब लिस्ट में मेंशन कर दिया करता था हमारी। सही है, तो यहाँ पर भी हमारा अपेंड मोड का यही कॉन्सेप्ट होने वाला है। सही है यहाँ तक? तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसी चीज़ को उठाता हूँ दोबारा से और मैं आता हूँ मैंने फाइल 4 को मैंने क्रिएट किया यहाँ पर। सही है भाई, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 को हमने छोड़ दिया फिलहाल, हम आगे बढ़ गए फाइल 4 पे। मैंने इसको बोला कि किस में ओपन करो, इसको राइट मोड में ओपन करो। सही है, अभी मुझे बताएं कि इसको राइट मोड में ओपन करने का कोई नुकसान है या नहीं? हाँ भाई सोच के बताना जल्दी से। अभी कोई नुकसान नहीं है, कोई अभी मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो फाइल ही मौजूद नहीं है, तो क्रिएट कर देगा आपका ये वाला काम। सही है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि अगर आपकी फ़ाइल मौजूद ना हो तो आपका जो डब्ल्यू मोड है, राइट मोड और अपेंड मोड, दोनों ही कैपेबल हैं फ़ाइल को क्रिएट करने पर। ठीक है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो राइट मोड, और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया अपेंड मोड, तो आपके पास ये दोनों ही मोड्स आपकी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, रीड मोड नहीं कर सकता, रीड मोड ये वाला काम नहीं कर सकता। सही है, तो सिंस हम फाइल को फर्स्ट टाइम ओपन करें तो हम राइट मोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने इसको ओपन किया और अगर मैं आपको फाइल 4 दिखाऊं तो फाइल 4 में ज़रा देखें, मेरा ये डेटा आ जाएगा, दिस इज़ फाइल हैंडलिंग टॉपिक। सही है भाई। अच्छा, मैंने ना अब इस फाइल के अंदर फर्दर क्या करना है भाई, मुझे ना ये मैसेजेस लिखने हैं, मुझे उस फाइल के अंदर ये मैसेजेस लिखने हैं। सही है, तो मैं आया नेक्स्ट लाइन पर, और अब मुझे बताएं, मैं उसी फाइल को ओपन कर रहा हूँ, फाइल 4 को, तो मेरा मोड W होना चाहिए, अपेंड होना चाहिए? अपेंड मोड होना चाहिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन करना चाह रहा हूँ डेटा का। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ पुराना डेटा भी रहे, नया डेटा भी जाए, तो मैंने A मोड लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखना है? सिर्फ A लिखना है आपको। सही है। अच्छा, ये चीज़ आपकी ऐसे ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। देखें, बात याद रखें, राइट मोड में ओपन करें, अपेंड मोड में ओपन करें, आपके जो मेथड्स हैं ना लिखने वाले, उस फाइल के अंदर डेटा को लिखने वाले जो मेथड्स हैं वो सेम रहते हैं। सिर्फ मोड चेंज करने से पाइथन को पता चल जाएगा, अच्छा भाई अब की मरतबा यूज़र पुराना डेटा डिलीट नहीं करना चाह रहा, वो क्या चाह रहा है कि पुराना डेटा भी रहे, न्यू डेटा जो हम भेजें वो भी हमारी फाइल के अंदर आ जाए। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जी भाई, नहीं हो रहा? हाँ भाई, अली, जैद भाई, क्लियर हो रही है चीज़? अनस भाई, हरमैन तो लेजेंड्स ऑफ द लेजेंड है। सही भाई यहाँ तक। तो अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपेंड मोड में मैंने ओपन किया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, सब कुछ मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। सही है, तो आप लोग ज़रा अब जल्दी से माइंड के अंदर इमेज बना के बताएं, इमेजिन करें कि वो जो डेटा आने वाला है हमारी फाइल के अंदर वो किस तरह से आएगा।
देखें पहले फाइल 4 को देख लें। फाइल 4 के अंदर अभी आपके पास ये लाइन लिखी हुई है, सही है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फाइल को ओपन कर रहा हूँ अपेंड मोड के अंदर, और मैं ये 3 फर्दर लाइंस लिखना चाह रहा हूँ। तो ज़रा जल्दी से जी, उसके बाद आ जाएगी, एंड में append होता है ना। हाँ, तो किस तरह से होगा फिनोमेना, किस तरह से होगा? पहली लाइन पे क्या क्या मिलने वाला है मुझे? पहली लाइन पे वो वाला और ये दूसरा वाला दिया है, क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेन है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? देखें अभी तक मेरी फाइल के अंदर ये वाला मैसेज लिखा हुआ, दिस इज़ फाइल हैंडलिंग टॉपिक, ठीक है। और अगेन हमें भले कर्सर नहीं दिख रहा, अभी तो मैंने कर्सर यहाँ पे रख दिया, लेकिन कर्सर नहीं दिख रहा ना, लेकिन कर्सर कहाँ मौजूद होगा भाई? एंड में ही मौजूद होगा, ठीक है। कहाँ पर मौजूद होगा? एंड में ही मौजूद होगा। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि भाई मेरी इस लाइन को भी उस फाइल में लिखो। तो इस लाइन पर क्या मैं बता रहा हूँ कि उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाओ? पहले कर्सर को क्या मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट लाइन पे लेके जाओ? नहीं बता रहा ना। तो क्या होगा, मेरा इस फुल स्टॉप के फ़ौरन बाद ही मेरी ये लाइन लिखना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। और क्या करेगा, इस पूरी लाइन को मेरी पहली लाइन पर ही लिख देगा। यहाँ तक क्लियर हो रही है? अच्छा, जैसे इसने पूरी लाइन कंप्लीट करी, फिर कर्सर कहाँ होगा? एंड में होगा, सही है। अब जब ये नेक्स्ट लाइन लिखने जाएगा तो उसको पता चला भाई मुझे इसको कितनी लाइन्स छोड़नी है? हाँ, 2 लाइन्स एक्चुअली छोड़नी नहीं है, लाइन्स तो एक छोड़नी है, लेकिन क्या होगा, पहले उस कर्सर को उठा के अलग लाइन पे लेकर आएगा, न्यू लाइन पर आ गया, और यहीं पे खड़ा हो गए, क्या करेगा, कर्सर को दोबारा से नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा, समझ रहे? तो थर्ड लाइन पर मेरे पास क्या मिलने वाला है? ये मैसेज मिलने वाला है, दिस इज लाइन नंबर 2। और फिर क्या होगा, उसके बाद अगेन मेरा ये वाला मैसेज अगली लाइन पे चला जाएगा। तो थोड़ा सा माइंड में इमेज बन रही है इस चीज़ की। चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो ज़रा देखें, हमारे पास अब की मर्तबा पुराना वाला डेटा मौजूद है भाई, दिस इज़ फाइल हैंडलिंग टॉपिक, और वी आर स्टडिंग फाइल हैंडलिंग टॉपिक। ये मैसेज भी आ गया, और अगेन वही लाइन का स्पेस आया, और जिस तरीके से आप लोगों ने बताया था बिल्कुल उसी तरीके से इसने काम किया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, वैसे एक छोटी सी और हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो ये है, मैंने आपको बताया था कि भाई राइट मोड भी फाइल क्रिएट कर देता है, अपेंड मोड भी फाइल क्रिएट कर देता है। तो हमने राइट मोड से फाइल क्रिएशन तो देख ली, जल्दी से अपेंड मोड भी देख लेते हैं कि अपेंड मोड किस तरीके से क्रिएट करता है, ठीक है। बस जल्दी से एक छोटी सी लाइन है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा और मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। मैंने ये सब कुछ हटाया और मैंने यहाँ पे इसको दे दिया फाइल 5.txt का नाम दे दिया, और इसको मैंने लिख दिया अपेंड मोड, सही है। अब फाइल 5 हमारी करंट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद नहीं है, सही है। 4 फाइल्स मौजूद हैं, फाइल 5.txt करके कोई फाइल मौजूद नहीं है। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये चल पड़ेगा, कोई मसला नहीं देगा। एग्जीक्यूट किया, चल गया, वो कोई एरर नहीं आया। अब अगर इसमें देखें फाइल 5 आ चुकी है मेरे पास, मतलब इसने फाइल 5 को यहाँ पे खुद से क्रिएट किया और डेटा को लिखवा दिया। तो बस पॉइंट समझाने का ये था, आप लोग को माइंड में रखना है। ये MCQs में आता है समटाइम्स कि भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, और उसमें लिखा हुआ है राइट मोड, अपेंड मोड, ठीक है। लेट्स से 2 ही ऑप्शन है, रीड मोड और अपेंड मोड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अपेंड मोड क्या कर सकता है, न्यू फाइल को क्रिएट कर सकता है। रीड मोड कभी भी ये वाला काम नहीं कर सकता, ठीक है भाई। यहाँ तक आगे बढ़ूँ? अच्छा, एडिट नहीं कर सकते ना, मतलब डेटा जैसे पुराना उसमें पुराना चला जाता है, एग्जैक्टली। तो ये एक तरीके से कि उसमें पुराना डेटा लॉस किया, बिल्कुल ऐसी है। आप क्या कर सकते हैं, पुराने वाले डेटा को रख सकते हैं, नए वाले डेटा भी रख सकते हैं, लेकिन अपेंड मोड की मदद से। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है। मतलब कि लेट से आप किसी फोल्डर में काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि भाई आप जो फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं ना, वो उस करंट फोल्डर में मौजूद ना हो, वो किसी अलग फोल्डर में जाके सेव हो जाए। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे चूँकि मैंने वाला काम किया स्क्रैपिंग की मदद से, तो क्या होता था, मैंने एक वेबसाइट से मूवीज़ का डेटा स्क्रैप किया था ऐसी। तो तकरीबन मैंने 10,000 के करीब फाइल्स बनाई थी, 10,000 के करीब फाइल्स। अब इमेजिन करें, मेरी एक मेरी कोड की फ़ाइल है, मेरी कुछ कोड की फाइल्स पड़ी हुई है, कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं उस फोल्डर के अंदर। अब अगर मैं 10,000 फाइल्स अपनी उसी फोल्डर में ले आऊँगा, तो मतलब मैं किस तरह से आइडेंटिफाई करूँगा भाई मेरी फ़ाइल कौन सी है कोड वाली? मतलब सारी खिचड़ी पक जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ भाई इतनी सारी जो फाइल्स आप काम करने वाले हैं ना, इतनी सारी फाइल्स क्रिएट करने वाले हैं, तो उसको किसी एक अलग फोल्डर में रख दें, ताकि क्या हो सके, आपका डेटा एक तरह से प्रॉपरली मैनेज हो सके, सही है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि भाई एक अलग फोल्डर के अंदर हमारा ये फाइल जाकर सेव हो, हमारी ये फाइल सेव हो जाकर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टरी चेंज करने वाले हैं। तो क्या होगा, सिंपल सा,
देखें लेट्स से कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं सैम्पल डेटा में जाऊँ, चलें हम एक काम करते हैं, देख रहे हैं ये सैम्पल डेटा एक फ़ोल्डर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक .config का फोल्डर है और एक सैम्पल डेटा का फोल्डर है। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी फाइल जो है ना, अब की मरतबा जब मैं फाइल क्रिएट करूँ मेरे सैम्पल डेटा फोल्डर के अंदर जाकर क्रिएट हो, सही है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले तो इसका पाथ कॉपी करना होगा, ठीक है, मैंने पाथ कॉपी कर लिया यहाँ पे, सही है, मैंने इसका यहाँ पर पाथ कॉपी किया और मैं आया यहाँ पर, मैं इसको फ़िलहाल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा फोल्डर का पाथ है जिसमें मुझे अपने डेटा को, अपनी फ़ाइल को क्रिएट करवाना है, ठीक है। अच्छा, तरीक़ेकार क्या होगा, हमें वही पहले फ़ाइल ओपन करनी है, क्रिएट करनी है, मतलब अगर एग्जिस्ट नहीं करती उसमें कुछ राइट करना है और उसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है। तो जल्दी से बताएं, मैं इसको लिखता हूँ फाइल इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने, ओपन लिखा और मैं इसको नाम देता हूँ file6.txt, ठीक है, एक्सटेंशन लगाई और मोड पास करना है मुझे, राइट मोड दे देता हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। अभी मैंने इसको ओपन किया राइट मोड में, मैंने बोला फाइल डॉट राइट और सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई हेलो वर्ल्ड, एक रैंडम सा मैसेज और मैंने इस फाइल को डॉट क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा सर समझिएगा, इस मरतबा मैंने पॉइंटर क्या बनाया भाई, फाइल बनाया मैंने पॉइंटर, सही है। तो अब मैं आगे क्या यूज़ करूँगा, फिर फाइल ही यूज़ करूँगा, एफ यूज़ नहीं करूँगा अब, क्योंकि वो सेंस नहीं बनाएगा। एफ तो एक अलग फाइल को पॉइंट आउट कर रहा है, फाइल हमारे पास फाइल 6.txt को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसलिए मुझे फाइल करके ही आगे यूज़ करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, ये तो आपका नॉर्मल तरीका हो गया, लेकिन इससे क्या होने वाला है, आपके करंट फोल्डर में फाइल क्रिएट होने वाली है, ऐसे ही है ना। तो मुझे क्या करना होगा, मैं असल में इस पाथ को कॉपी करूँगा, ठीक है, इस पाथ को कॉपी करूँगा। अच्छा पहले इसको ज़्यादा समझें, इस पाथ का मतलब क्या है, इस पाथ का मतलब ये है कि भाई हमारा जो है ना एक फ़ोल्डर है कंटेंट, ठीक है, एक कौन सा फोल्डर है, कंटेंट फोल्डर है। कंटेंट फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं, कंटेंट फोल्डर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उस कंटेंट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम क्या है, सैम्पल डेटा। ये बात समझ रहे हैं, एक कंटेंट फोल्डर है मेन वाला, हम इस कंटेंट फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। अभी हमारी जो फाइल्स क्रिएट हो रही है ना, सारी की सारी कहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, कंटेंट फोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं भाई, कंटेंट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, क्या नाम है उसका, सैम्पल डेटा, ठीक है, उसमें मेरी फाइल को, डेटा को सेव करो, इसका ये मतलब है, ये जो बात यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और जस्ट मैंने इस फाइल के नाम से पहले लिख देना है, क्या करना है मुझे, इस फाइल के नाम से पहले इस पाथ को लिख देना है। तो मैंने क्या बोला भाई कि कंटेंट में जाओ, कंटेंट के बाद कहाँ जाओ, सैम्पल डेटा में जाओ और सैम्पल डेटा के बाद फिर मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया, मैंने बोला वहाँ पे क्या करो, मेरी इस फाइल 6.txt को क्रिएट करना, ठीक है। ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं फिर देखते हैं कि काम करता है नहीं करता ये। अच्छा भाई ये एग्जीक्यूट हो गया, हम आते हैं वापसी सैम्पल डेटा के अंदर। तो ज़रा देखें, सैम्पल डेटा फोल्डर है और इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, फाइल 6.txt आ गई है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने करंट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाकर उसका जस्ट नाम देंगे, फॉरवर्ड स्लैश कर दें, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके क्या करेंगे, हम नाम देंगे और फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके उसका फाइल का नाम दे देंगे, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा एक मिनट दें, अगर मैं एक चीज़ ट्राई करूँ इस पर, अब देखें एक और चीज़ जल्दी से देखें, मेरा करंट फोल्डर कौन सा था, अभी हमने बात की थी, हमारा करंट फोल्डर कौन सा, कंटेंट वाला। कंटेंट मेरा एक मेन फोल्डर है, उसमें एक और फोल्डर है सैम्पल डेटा के नाम से, ठीक है, सैम्पल डेटा के नाम से एक और फोल्डर है। तो अगर मैं सिर्फ ये भी लिखता हूँ सैम्पल डेटा, सिर्फ मैंने क्या पास किया, फोल्डर का नाम लिख दिया सिंपल, ठीक है। अच्छा इससे पहले वाला जो पाथ था ना, पूरा कंप्लीट पाथ था, जैसा होता है ना, पहले हम सी ड्राइव में जाते हैं, सी ड्राइव के बाद फिर हम किसी एक फोल्डर में जाते हैं, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर होता है, फिर उसमें एक और फोल्डर होता है, तो बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा था वो, सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे अगर करंट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर मौजूद है, तो हमने क्या किया, जस्ट उस फोल्डर का नाम लिखा, फॉरवर्ड स्लैश लगाया, ठीक है। अच्छा फॉरवर्ड स्लैश है, पाइथन के अंदर फॉरवर्ड स्लैश होता है, ये याद रखना, बैकवर्ड स्लैश नहीं होता ये, सही है। और क्या किया, अपनी जो भी फाइल है उसका नाम दे दिया, तो क्या हुआ, हमारा अब डेटा उस फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगा, हमारी वो फाइल उस फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगी। तो ये समझ आ रहा है चेंजिंग द डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट, कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी या
फोल्डर को चेंज कर सकते हैं कि भाई डेटा को मेरी फाइल्स को इस फोल्डर में सेव करो। क्लियर है? आगे बढ़ूँ या कोई मसला? अच्छा, ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया ऊपर। राइट सेवरल लाइंस विद कॉलिंग मेथड वन टाइम। हमने मतलब राइट लाइंस का मेथड यूज़ किया था। देखें ज़रा, कहाँ गया? ये रहा, हटा दिया क्या मैंने? ये रहा। राइट लाइंस हमने मेथड यूज़ किया था, मतलब एक ही मेथड यूज़ करते हमने क्या किया था, लिस्ट बनाकर पास कर दी थी। ठीक है, अगर ये नहीं तो हमने राइट का मेथड ये देखा था कि हम राइट का मेथड भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि एक मेथड एक मरतबा यूज़ किया, लेकिन हमने बहुत सारी लाइंस का डेटा इसी में पास कर दिया और थोड़ा सा उसको खुद से हैंडल कर लिया कि भाई इस तरीके से मेरे डेटा को फाइल में सेव करवा दो। सही है, तो हमारे वाला पॉइंट ऑलरेडी कवर हो चुका है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेटा को रीड करने की। हमने राइट देख लिया, अपेंड देख लिया कि किस तरीके से काम करते हैं, और आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि राइट आपका फर्स्ट टाइम यूज़ हो सकता है अगर आपने फ़ाइल ऑलरेडी बना कर रखी हुई है या आपको कहीं से फ़ाइल मिली है डेटा के साथ, तो आप उसको हरगिज़ राइट मोड में कभी भी ओपन नहीं करते, हमेशा अपेंड मोड में ओपन करते हैं और फिर अपने डेटा को उसको रीड कर रहे उसमें डेटा को जाके फर्दर लिख रहे होते हैं उस डेटा को। सही है। अच्छा, अब ये हो गई राइटिंग से रिलेटेड। अब हमें रीड करना है डेटा को। क्या करना है? डेटा को भाई रीड करना है। तो क्या सिंटेक्स होगा भाई? सिंटेक्स तो वही हमने जो देखा था। तो लेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल, ठीक है, इक्वल्स टू ओपन, और फाइल का नाम देता हूँ लेट्स से मैं file1.txt बोल देता हूँ। ठीक है, file1.txt बोला, और कोमा आगे क्या करना होगा मुझे? रीड मोड में ओपन करना है। सही है, हम बताएंगे कि भाई ओपन करो किसको? इस फाइल को ओपन करो, और क्या मोड होना चाहिए उसका? रीड मोड होना चाहिए। कि हमारा मकसद क्या, हम डेटा को देखना चाह रहे हैं, डेटा को निकालना चाह रहे हैं। सही। उसके बाद क्या करना होगा मुझे? मैं लिखूँगा फाइल डॉट रीड, ये मेथड है हमारा, रीड करने के लिए रीड मेथड है, राइट करने के लिए राइट मेथड है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ कि उसके बाद क्या करो, क्लोज कर दो हमारी फाइल को। सही है। एग्जीक्यूट करते हैं, ज़रा इसको देखें। अच्छा, डेटा उसने दिखाया नहीं, क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रिंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने प्रिंट नहीं लगाया हुआ यहाँ पे, मैं यहाँ पे प्रिंट लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ज़रा देखें, हमारा वो डेटा यहाँ पर आ गया है जो हमने फाइल के अंदर लिखा था। पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, एक और चीज़, अब आपने देख लिया एक बेसिक सा कि हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इस तरह से रीड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तो क्या कर रहा है, ये रन टाइम पे हमारे डेटा को सेव करवा रहा है, मतलब सॉरी सेव नहीं करवा रहा, शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई फाइल में जो भी डेटा मौजूद है उसको मैं किसी वेरिएबल में सेव करवा लूँ, उसको मैं क्या करूँ, किसी वेरिएबल में सेव कर लूँ। हो सकता है मुझे उस डेटा पे बाद में कोई चेंज करना हो, या मुझे उस डेटा को बाद में भी दोबारा कहीं यूज़ करना हो, और मैं फ़ाइल को दोबारा ओपन नहीं करना चाह रहा। हो सकता है कि वो फाइल बहुत बड़ी है, मे भी। सही है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई डेटा को एक मरतबा किसी वेरिएबल में क्या कर लूँ, सेव कर लूँ। ठीक है, ज़रा से गेट को ओपन कर देंगे, बहुत सफोकेशन हो गई है अचानक ही। एयर कंडीशन खुलवाना है क्या वैसे? खुलवाना है, शोर करेगा बहुत ज़्यादा है। चलो अभी नॉर्मल हो जाएगा वैसे। ठीक है। अच्छा खैर, तो मैं क्या बात कर रहा था कि भाई जो डेटा सॉरी जो डेटा फाइल में मौजूद है ना, उस डेटा को मैं किसी वेरिएबल में सेव करवाना चाह रहा हूँ, मेरा ये मकसद है। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखता हूँ, मैंने बोला लेट्स से कंटेंट या टेक्स्ट, कुछ भी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा, इक्वल्स टू करके मैंने ये चीज़ लिख दी कि भाई क्या करो, फाइल के अंदर से उस डेटा को रीड करो और उसको सेव कर दो कंटेंट के अंदर। ठीक है, तो क्या फ़ाइल चलेगा या नहीं चलेगा? चल जाएगा, ये काम, ये वाला काम आपका चल जाएगा। वो क्या करेगा, डेटा को कंटेंट में सेव कर देगा। सही है। अब मुझे कैसे पता चला, या आपको किस तरह पता चलेगा कि भाई ये काम करेगा नहीं करेगा? जिस मैंने आप लोगों से पूछा ना, आप बोलेंगे भाई मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन? ये सवाल हो सकता है। अब देखें, एक बात याद रखें, एक छोटी सी चीज़ फंक्शन की मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। मैं एक बहुत सिंपल सा फंक्शन बना रहा हूँ। मैंने कहा डेफ एड नम्स, मैंने इसमें रिटर्न कर दिया 5 + 6 को। ठीक है भाई, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आपके पास ये फंक्शन बन गया। ठीक है, बहुत बेसिक सा फंक्शन बनाया मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 11 दिखा रहा है। ठीक है, मतलब उसने मुझे आंसर इसका दिखा दिया। सही है। अब होता क्या है, अब बात याद रखिएगा,
अभी इसने हमें आंसर दिखा दिया, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, याद रखें, अगर हमने फंक्शन के अंदर या अगर प्रोग्रामर ने फंक्शन के अंदर रिटर्न का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है ना, समझिएगा बात को, रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया हुआ है तो हमें उसका आउटपुट नहीं दिखता। समझे मेरी बात को? अगर फंक्शन या मेथड के अंदर किसी प्रोग्रामर ने प्रिंट यूज़ नहीं किया, क्या यूज़ किया हुआ है, रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो जब हम उस फंक्शन या मेथड को यूज़ करेंगे ना तो हमें उसका आंसर नहीं दिखता। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंटली बिहेव करें, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखें अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, मैं पीछे चलता हूँ। मैंने अभी ये लिखा था, आपको याद होगा, तो इस टाइम क्या मुझे आउटपुट दिखाया था? नहीं दिखाया था ना। दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ मरतबा, देखें। हाँ, इसने क्या किया, हमें वाला आउटपुट नहीं दिखाया। यहाँ पे उसने हमें आउटपुट दिखाया था प्रिंट लिखने की वजह से, जब मैंने प्रिंट हटाया तो उसने आउटपुट नहीं दिखाया। अब याद रखें, जब हम किसी मेथड या फंक्शन को कॉल करें और वो हमें आउटपुट नहीं दिखा रहा, तो याद रखें कि उसके पीछे क्या चल रहा होगा, उसके अंदर मतलब रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। और हमने बात की थी फंक्शन के अंदर भाई कि अगर किसी मेथड या फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है ना, तो मतलब हम उस डेटा को, अंदर वाले डेटा को किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। याद आ रही है थोड़ी सी चीज़? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको लिखता हूँ कंटेंट करके, तो ये डेटा क्या हो जाएगा, सेव करने देगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रा ना इसको इस तरह से थोड़ा माइंड में रखिएगा। अभी फिलहाल मेरे माइंड में इस तरह की कोई और एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये यूजुअली हमारे पास प्रोग्रामिंग में होता है कि अगर आपने रिटर्न वाला काम कर रहा होता है। ठीक है, अब असल में यहाँ पे हमें आंसर क्यों मिल रहा है? फिर असल में इसके पीछे 8 नंबर्स कॉल हो रहे हैं ना, तो खुद ब खुद ये प्रिंट चला रहा है। क्या हो रहा है आपको पता होगा कि हमारे जो .ipynb की फ़ाइल होती है ना, इसमें सेल्स बने हुए होते हैं, जिसमें हम सेल्स पे ही काम करते आ रहे हैं आज तक। तो सेल्स के अंदर ना प्रिंट फंक्शनैलिटी इम्बेड हुई हुई होती है। हम अगर प्रिंट नहीं भी लिखेंगे ना, जब भी वो काम कर रही होती है। अब ज़रा समझें एक चीज़ को। लेट से मैंने ऊपर नम यूज़ किया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने नम के अंदर शुरू में एक नंबर सेव करवाया था 20 का, ये देखें, सही है। अब अगर मैं नीचे आया, मैंने बोला भाई मेरे नम को प्रिंट करो, सिर्फ मैंने नम लिख दिया, मैं प्रिंट तो यूज़ नहीं कर रहा ना। ज़रा देखें मुझे क्या दिखा रहा है, आंसर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि असल में हर लाइन पे प्रिंट फंक्शन चल रहा होता है। इसमें ipynb फाइल्स के अंदर होता है ये वाला काम, .py वाली फाइल के अंदर ये वाला काम नहीं होता। समझ रहे हैं? तो अगेन जो हमारे पास यहाँ पे आंसर मिला है फंक्शन की वजह से, वो क्यों मिला है? क्योंकि हमारे इस सेल के अंदर ऑलरेडी प्रिंट लगा हुआ है। जब भी हमें ये आंसर दिख गया, अगर हम इसको .py वाली फाइल पे काम कर रहे होते तो हमें कभी भी इसका आंसर नहीं दिखाता बगैर प्रिंट के। प्रिंट करते तो ही आंसर दिखाता। तो समझाना क्या चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप कुछ इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करें और अगर उसका आउटपुट ना मिले, मतलब समझ जाएं कि अच्छा भाई पीछे फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर प्रोग्रामर ने रिटर्न का यूज़ किया हुआ है, तो मतलब अगर आप उस डेटा को सेव करेंगे किसी वेरिएबल के अंदर तो आपका ये काम चल पड़ेगा, कोई मसला नहीं करेगा। सही है भाई? अच्छा, तो पॉइंट पे वापसी चलते हैं। मैंने कंटेंट के अंदर डेटा को सेव कर लिया, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब मैं बोलता हूँ कि भाई कंटेंट को प्रिंट कर दो। सही है, तो ज़रा देखें वो कंटेंट मेरा लेकर आ रहा है, लेकिन समझे बात को ज़रा। कंटेंट ज़रा देखें किस तरह ला रहा है, वही बैकस्लैशन करके लेकर आ रहा है आपके पास, इस तरीके से डेटा को लेकर आ रहा है। सही है, और अगर मैंने इसको प्रिंट में डाल दिया तो प्रिंट क्या करेगा आपका, इन बैकस्लैशन को नॉर्मली रीड करेगा और हमारी लाइंस को उसी तरह से दिखा देगा जिस तरह से हमने डेटा को सेव किया हुआ था। ठीक है मेरी बात समझ रहे हैं? तो पॉइंट यहाँ पे समझाने का क्या है कि आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि भाई हमने जिस तरह से डेटा लिखा है ना, भले हमने \n लिखा हो या \t अगर लिखा होता तो वो हमें बिल्कुल एज इट इज़ मिलने वाला है। ठीक है, असल में सॉरी, ये डेटा जाकर अंदर सेव हो रहा होता है, लेकिन जब हम फाइल रीड कर रहे होते हैं तो फाइल रीड करते हुए क्या होता है, जो मतलब रीडिंग वाला एक फिनोमेना होता है, क्या होता है, वो इन कैरेक्टर्स को रीड करके हमें प्रॉपरली डेटा को ट्रांसलेट करके दिखा रहा होता है। क्लियर हो रही है चीज़? ठीक है, तो हमने देखा भाई किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं और रीड की मदद से हम एक्चुअली डेटा को रिटर्न भी करवा के सेव कर सकते हैं अपने किसी वेरिएबल के अंदर। क्लियर है? कोई मसला है यहाँ तक? तो हमने 3 मेन ऑपरेशन से तीनों कवर कर लिए, रीड, राइट और अपेंड मोड। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट से अब मुझे कुछ कैरेक्टर्स रीड करने हैं। अब लेट से मैं बोलता हूँ भाई ये जो इतना बड़ा टेक्स्ट आ रहा है ना, मुझे इतना बड़ा टेक्स्ट रीड नहीं करना, मुझे क्या करना है, इसका कुछ पार्ट रीड करना है। तो किस तरीके से होगा? अगेन वही तरीक़ेकार होगा कि भाई मैंने क्या किया, मैंने फाइल 1.txt को ओपन किया और किस मोड में ओपन किया? रीड मोड में। अच्छा, एक और पॉइंट, ये जो रीड मोड है ना, ये कंपलसरी नहीं है लिखना, ये कंपलसरी नहीं है। देखिए बात समझें, अगर हम कोई भी मोड नहीं लिखते ना
तो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाता है कि हमने फ़ाइल को रीड मोड में ओपन करना चाहा है, हम फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हैं, वो खुद समझ जाएगा। तो ज़रा देखें, इस चीज़ को भी देख लें। अगर मैंने बगैर आर के यहाँ पे लिखा, कुछ भी मैंने मोड पास ही नहीं किया, सिर्फ फाइल का नाम दे दिया, तो ये खुद समझ जाएगा अच्छा भाई यूज़र जो है ना वो क्या चाह रहा है, रीड मोड में फ़ाइल को ओपन करना चाह रहा है। तो ज़रा देखें, चल गया, उसने आंसर दे दिया तो मसला नहीं आया। हाँ, अगर हमें राइट करवाना है या अपेंड करवाना है तो हमें लाजमी उन मोड्स को लिखना होता है। तो जब भी रीड पर्पज़ के लिए आप फाइल ओपन कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, चाहें तो रीड मोड लिखें, ना चाहें तो छोड़ दें, काम करेगा वो। सही है, तो फ़िलहाल हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक क्लैरिटी आ जाएगी। अगर जैसे कोई बंदा भूल गया है कि भाई अगर कोई मोड नहीं लिखा हुआ, तो हो सकता है किसी के माइंड से निकल जाए यार कि इसका पर्पज़ क्या है फ़ाइल का। तो अगर वो आर देख लेगा ना तो थोड़ा सा उसको क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छा भाई मकसद इसका क्या है, फ़ाइल को रीड मोड में ओपन करना है। सही है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हमें क्या करना है, कुछ कैरेक्टर्स रीड करने हैं। अब लेट से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट से मैंने 10 लिख दिया या लेट से 11 लिख दिया, मैंने क्या किया, रीड मेथड के अंदर ये एक नंबर लिख दिया। सही है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई 11 तक के हमारे डेटा को रीड करो। ठीक है, 11 तक के मतलब कर्सर को घुमाओ, जहाँ तक कि तुम्हें 11 तक का मतलब लेंथ मिले ना, वो डेटा निकाल के ले आओ। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? जब वो रीड करना स्टार्ट करेगा तो कहाँ से करेगा, कर्सर को यहीं से चलाएगा ना, वो बिल्कुल स्टार्ट से, डब्ल्यू के पहले से। तो हम बोल रहे हैं कि तुम कर्सर को जब मूव करवा रहे हो ना, तो हमें सिर्फ कितना डेटा ला के दो, जब तक कि टोटल लेंथ उसकी 11 नहीं हो जाए। ठीक है, नहीं, इंडेक्स बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। देखें, हम यहाँ पर ये लेंथ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लेंथ, ये इंडेक्स नहीं है। हाँ, इंडेक्स आपका इस सेंस में बोल सकते हैं कि भाई वो कर्सर कहाँ खड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे खड़ा हुआ है, ये तो हम बोल सकते हैं। मतलब बिल्कुल स्टार्ट से ही स्टार्ट करेगा तो 0 इंडेक्स पे खड़ा हुआ है। सही है, लेकिन हम यहाँ पे इंडेक्सिंग यूजुअली यूज़ नहीं करते, हम लेंथ के लिहाज से इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ज़रा मुझे सोच के बताएं, अगर मैंने 11 लिखा तो मुझे कहाँ तक का डेटा मिलने वाला है? जी, डी तक। एक मिनट, मैं खुद भी देखता हूँ पहले। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, कहाँ तक के डेटा मिलेगा, डी तक के मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई ये स्पेसिस भी काउंट होंगी, ये स्पेसिस भी काउंट होंगी। इवन अगर आपने देखा हो तो देखें भाई, ये बैकस्लैश n भी दिखा रहा है, तो ये इसको भी काउंट करेगा, बैकस्लैश n को भी काउंट करेगा। देखते हैं, इसको भी देखते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो क्या किया, इसको प्रिंट करते हैं पहले हम। तो क्या हुआ, डी तक के डेटा लेकर आ गया। बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया था। क्लियर हो रही है बात? तो भाई असल में ये जो हम अंदर नंबर पास कर रहे हैं ना, हम इसको बता रहे हैं करेक्टर्स, इतने करेक्टर्स लेकर आओ। सही है, तो भाई आपका स्पेस भी क्या है, ये जो आपको सिंपल स्पेस दिख रहा है ना, ये भी क्या है, एक करेक्टर है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि इनको छोड़ देगा, ये इन स्पेसिस को भी लेकर आएगा। अब लेट से मैं यहाँ पर कुछ बड़ा दे देता हूँ, या लेट से हमने चलें, अच्छा कुछ बड़ा नंबर देते हैं। लेट से मैंने इसको बोला 61 मैंने बोल दिया। ठीक है, तो अब ज़रा काउंट करें कहाँ तक का बनेगा, ज़रा जल्दी से करें। फरमान फराज देखो इसको, ज़रा बताओ कहाँ तक के डेटा मिलने वाला है। दूसरी लाइन में जाएगा, दूसरी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी लाइन में कहाँ तक का डेटा लेकर आएगा, बैकस्लैश n तक। अच्छा, मेरे लिहाज से वो 2 तक लाएगा, जो मैंने काउंट किया 2 तक लाएगा। ठीक है, एक नज़र इसको देख लेते हैं कि कहाँ तक का डेटा लेकर आ रहा है। हाँ, 2 मतलब फुल स्टॉप तक का डेटा ले आया है। सही है, तो पॉइंट्स समझ रहे हैं, मतलब इसने बैकस्लैश n को भी अलग अलग करके काउंट किया। सही है, समझ रहे हैं बात को? तो उसने क्या किया, हर चीज़ को काउंट करेगा। अच्छा सर, इसने एक काउंट करा है, स्लैश करेगा तो एंड करेगा, लेंथ मतलब दूसरा स्लैश है। सॉरी, समझा नहीं दोबारा। तो वो जो स्लैश है हमारी, उसको कितनी वो लेंथ ले रहा है? दो। देखें, ये 2 कैरेक्टर्स हैं ना, एक बार दोबारा देखें। आपके पास टॉपिक तक के कितने बन रहे थे? ये हम एक काम करते हैं, एक मिनट हुए, हम ना एक न्यू फाइल बना लेते हैं और उसमें हाँ साइंटिस्ट क्या, डेंटिस्ट, अच्छा सॉरी ऐसा लगा मैं समझ रहा बोला डेंटिस्ट लिख दे, मैं ये समझ रहा था, सॉरी। खैर, तो हम एक काम करते हैं ना, एक मिनट रुकें ज़रा, हम ऊपर चलते हैं और एक सिंपल सी ये लाइन उठा लेते हैं और इसको आके हम एक अलग फ़ाइल बना लेते हैं। सही है, मैंने फाइल 8 बना ली, बिल्कुल सिंपल सा लिख दिया, दिस इज़ लाइन
और उसको 2 स्पेसेस दे दिए, मतलब कि एक लाइन छोड़ के उसके अगली लाइन पे जाके हमारे डेटा को लिख दो। और डेटा क्या होगा, दिस इज लाइन नंबर 3 और क्लोज कर दिया। क्या करते हैं हम, इसको इसी फाइल को रीड करते हैं, फाइल 8.txt को। और लेट से मैं इसको बोलता हूँ कि कितने कैरेक्टर्स पढ़ो भाई तुम, लेट से 30 लिख देते हैं, इसको सिंपल करते हैं, ठीक है। 30 कैरेक्टर्स तक के डेटा को लेकर आओ, ठीक है। तो ज़रा देखें कहाँ तक के ला रहा है, NU तक के लेकर आ रहा है, सही है। अब ज़रा काउंट करते हैं कि भाई NU तक के हमारे पास किस तरह से बन रहे हैं। तो अगर मैं फाइल में आ जाऊँ, यहीं से काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गए, 13 हो गए। और कितने बचे हमारे पास, 17 बचे, ठीक है, 17 बचे। तो इसको देख लेता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ इसमें। जीरो नहीं कर रहा, जीरो काउंट नहीं कर रहा। देखें वही ना, ज़ीरो असल में ना इंडेक्स के हिसाब से ये काम नहीं करता, समझे, ये लेंथ के हिसाब से चलेगा। मैंने कहा सिर्फ लेंथ 1 से चलती है। हाँ, लेंथ 1 से चलती है। इंडेक्स, आप ये इंडेक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ तक के रख सकते हैं कि भाई ये 0 इंडेक्स पे खड़ा हुआ है कर्सर पहले, ये बात आपकी सही है। लेकिन अब जो डेटा उठाएगा वो लेंथ वाइज उठाएगा, ठीक है, वो आपका इंडेक्स वाइज नहीं उठाएगा, सही है। तो यहाँ तक 13 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूँ 14 15 16 17, ठीक है, यहाँ तक 17 हो गए। अच्छा, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि बैक स्लैश और एन को अलग अलग काउंट नहीं कर रहा, ये पूरे को एक काउंट कर रहा है। ये आपका पॉइंट सही है, ठीक है, ये इनको एक एक काउंट कर रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, आपका वो NU तक के डेटा लेकर आ रहा है, सही है। तो पॉइंट समझाने का ये था कि भाई इवन बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी और इन जैसे करेक्टर्स को भी क्या करेगा, पूरा ये काउंट कर रहा होता है। क्लियर है भाई बात। तो हमने क्या देखा कि हम किस तरीके से कुछ डेटा को रीड कर सकते हैं, सही है। ये हमारा रीड हो गया मेथड सॉरी, इसमें कोई मसला तो हम जितना ज़्यादा लेंथ देंगे रीड मेथड के अंदर, हमारे पास क्या होगा, कर्सर उतनी ही लाइंस पे चला जाएगा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सही है। ज़रा जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ देखें, ये रीड लाइन मेथड है मेरे पास एक, ठीक है। एक मेथड क्या होता है मेरे पास, रीड लाइन होता है। ये रीड की जगह चलता है, मतलब हम रीड की जगह यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। पहले समझते हैं किस तरह काम करता है। लेट से मेरे पास, मैं इसी चीज़ को उठाता हूँ और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई क्या करो, रीड की जगह क्या यूज़ करो, रीड लाइन का यूज़ करो, ठीक है। और मैंने 2 मरतबा इसको लिख दिया। क्या, कितनी मरतबा लिखा मैंने इसको, 2 मरतबा लिख दिया, सही है। अब क्या होगा, ये होने वाला है कि भाई आपकी फ़ाइल ओपन होगी, फाइल 8 रीड मोड के अंदर, सही है। और पहली मरतबा आपका जब रीड लाइन चलेगा तो रीड लाइन क्या करेगा, पूरी एक लाइन लेकर आता है। ये लाइन बाय लाइन काम करता है, थोड़ा सा मेथड के नाम से समझे, रीड लाइन, ठीक है। जो ऊपर मेथड था ना रीड, एक बात जल्दी से, आपकी भले 1000 लाइन्स की वो फाइल हो, ठीक है, तो वही अगर हमने पूरी फाइल को लेकर रीड मेथड चला दिया ना तो पूरी 1000 लाइन्स का डेटा लेकर आ जाएगा वो रीड मेथड, ठीक है। हमने उसमें कोई नंबर ना दिया हो तो क्या करेगा, पूरी लाइन का डेटा, पूरी फाइल का डेटा लेकर आ जाएगा वो रीड मेथड। लेकिन अगर मैंने रीड लाइन मेथड यूज़ किया तो भाई वो लाइन बाय लाइन चलता है, एक लाइन का डेटा लाएगा, एक रीड लाइन मेथड एक लाइन का डेटा लाएगा, अगला रीड लाइन दूसरी लाइन का डेटा लेकर आएगा। और अगर मैंने 10 मरतबा इस तरह से यूज़ कर लिया तो आपको 10 डिफरेंट लाइन्स आपको मिल रही होंगी, सही है। ज़रा आउटपुट देखते हैं इसका, देखें ज़रा, दिस इज लाइन, ये क्या हुआ हमारे पास, आपके पास आ गई फर्स्ट लाइन और हमने सेकंड लाइन को एम्प्टी छोड़ा हुआ था ना, तो इसी वजह से रीड लाइन जो दोबारा चला उसने क्या किया, आपको यहाँ पे देखें ना ये स्पेस आपको मिल रही है, तो इस स्पेस असल में वो सेकंड लाइन को रीड करके ले आया। अगर मैंने इसको दोबारा से लिख दिया होता तो अब ज़रा देखें क्या हो रहा है, आपके पास सारा डेटा आ रहा है, लेकिन एक मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है कि भाई ये तो मतलब इतना गैप क्यों दिखा रहा है, तकरीबन ये 2 लाइन्स का गैप दिखा रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा ये? ये लाइन के बाद स्पेस देता है, फिर उठाता है, फिर स्पेस देता है, फिर उठाता है। हाँ, अब बिल्कुल यही वाली बात है, ज़रा समझें। देखें अगर मैं आपको इसका दिखाऊं, देखें हमने कितनी मरतबा बैक स्लैश एन यूज़ किया हुआ है भाई, 2 मरतबा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, अब ज़रा समझिएगा ज़रा जल्दी से कि भाई आपके पास पॉइंट, इसने क्या किया, कंपाइलर ने इस लाइन को हमें प्रिंट करके दे दिया, लेकिन इस लाइन के एंड पर इसको कितने बैक स्लैश एन मिले, 2, सही है। पहली मरतबा क्या किया, मैं यहाँ पे आपको विजुअलाइज करवाता हूँ, इसने आपका ये टेक्स्ट दे दिया, लेकिन कर्सर अभी यहीं पर भी लिंक कर रहा होगा, इसको पता चला अभी रीड लाइन मेथड चल रहा है, ज़रा समझिएगा, अभी तक प्रिंट काम नहीं कर रहा, अभी कौन काम कर रहा है, रीड लाइन का मेथड काम कर रहा है।
तो इसको पता चला भाई इस लाइन के एंड पे 2 बैक स्लैशन लगे हुए हैं, तो इसने पहले बैक स्लैशन की मदद से कर्सर को घुमाया, मतलब भेजा अगली लाइन पर। अब कर्सर यहाँ पर आ गया, लेकिन एक और बैक स्लैशन मिला इसको, सही है। और उस बैक स्लैशन की मदद से इसने क्या किया, फर्दर हमारी इस लाइन को भेज दिया नेक्स्ट लाइन पर। ये समझ आ गई कितनी बात? आपकी पहली वाली रीड लाइन, ये वाला जो आपका रीड लाइन मेथड है, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर कौन चलेगा? अब आपका चलेगा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन चलेगा। प्रिंट फंक्शन के अंदर जो एक एंड पैरामीटर होता है ना, याद है? अब वो चलेगा, मतलब एक और लाइन का गेप देगा। ये समझ रहे हैं बात को? तो इसी वजह से ये घपला आ रहा है। तो अगर हम इसको क्या करें, हम हर प्रिंट फंक्शन के क्या करें, एंड वाले पैरामीटर को क्या कर दें, ख़त्म कर दें। ठीक है, इसको भी मैंने क्या किया, एंड कर दिया। सही है। तो ज़रा इसका आउटपुट देखें, हो गया सही। अब सिर्फ वो वाला मतलब डेटा उसी तरीके से दिख रहा है जिस तरह हमने फाइल में लिखा था। तो जो मतलब एक्स्ट्रा लाइन हमें मिल रही थी, ये प्रिंट फंक्शन के एंड पैरामीटर की वजह से मिल रही थी। क्लियर हो रही है बात? तो ये आपका रीड लाइन मेथड इस तरीके से काम करता है। इसमें हम किसी लाइन को एक्सेस कर सकते हैं क्या? मतलब यही लाइन का रीड करना है, ये लाइन पे क्या करना है, यही लाइन का रीड करना है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, फिर कोई लूप लगाएं, ठीक है। और आपने काउंटर लगा दिया, जैसे आपने फोर का लूप लगा दिया, या कोई कंडीशन वाला आपने लूप लगा दिया। लेट से 4 लूप आपने लगा दिया, आपने बोला भाई मुझे लाइन नंबर 10 रीड करनी है। तो आप क्या करें, आप लिख दें कि भाई आपने 4 i इन रेंज लिखा, और लेट से 1 से लेकर 100 तक आपने उसमें नंबर दे दिए। जैसे लेट से 100 लाइन्स आपके पास, और आपने क्या किया, आपने कंडीशन लगा दी इफ़ i इक्वल्स टू 9, अगर वो नहीं, सॉरी, क्योंकि हमने 1 से चलाया ना, रेंज क्या रखी है, 1 से लेकर 100 रखी है। तो आप क्या लिखेंगे, इफ़ i इक्वल्स टू 10, तो फिर आप क्या करें, अंदर इस वाली लाइन को लिखवा दें फाइल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और क्या होगा, जब आपके पास वो नंबर 10 होगा तो 10 ही लाइन को जाके वो रीड करेगा। फाइल आपने पहले ही ओपन करवा ली। मैं बताता हूँ किस तरीके से बोल रहा हूँ। लेट से आपने यहाँ पे लिखा 4i इन रेंज 1 से लेके 100 तक, और आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि इफ़ i इक्वल्स टू 10, अगर i की वैल्यू 10 हो जाए, जैसे आपको 10 चाहिए या आपको कोई एक रेंज चाहिए, आप वो रेंज भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आके अपनी फ़ाइल को ओपन किया, यहाँ पे आके अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे और फाइल को रीड करके अपनी उस लाइन को निकाल लेंगे। समझ रहे? इस तरीके से हो सकता है। और आपको ज़्यादा लाइन्स चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, बारी बारी कंडीशन लगाते हुए उसी चीज़ को आप यूज़ कर लेंगे। सही है भाई। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या बेसिक हमने अभी कवर करी है। अभी बहुत बड़ा टॉपिक बाकी है, तो इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सही, इसको यहीं पे रोकते हैं।